जय नारायण। आज का हमारा टॉपिक आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स है। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं आप समझिएगा। आर्गुमेंट का मतलब जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल के समय पास कर रहे हैं, जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल के समय पास करते हैं उन्हें कहते हैं आर्गुमेंट। और जो वैल्यू हम फंक्शन हेडर में पास करते हैं वो है पैरामीटर। आर्गुमेंट को हम एक्चुअल आर्गुमेंट भी बोलते हैं और पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, डेफ मल्टीप्लाई लिया है ए कॉमा बी। यहाँ ए कॉमा बी क्या है? पैरामीटर है, बहुत ध्यान से समझिए। और प्रिंट एज इट इज़ हमने प्रोग्राम दिया तो ए डॉट बी का प्रिंट निकल जाएगा, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे। हमने मल्टीप्लाई 3/5 किया, 3/5, तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। कुछ फॉर्म्स भी हमने आर्गुमेंट के लिए हैं। देखिए जैसे दिया है मल्टीप्लाई 3/5, ऊपर वाले इसको कहते हैं लिटरल आर्गुमेंट। लिटरल मतलब कांस्टेंट। आप जितनी बार इसकी वैल्यू पास करेंगे आंसर 15 ही आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है p इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई में हमने पास किया है 3, मतलब एक लिटरल एक वेरिएबल। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई p+1, मतलब एक वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन। तो ये सभी तरीके के आर्गुमेंट कहलाते हैं। हम आपको सिर्फ फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ देखिए, बड़ा नोटेबल है कि अगर हम अपने फंक्शन हेडर में एक्सप्रेशन और वेरिएबल पास करना चाहते हैं तो वो एरर दे देगा। हमेशा वहाँ पे वेरिएबल ही पास होंगे। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं? वैल्यू होती है, वैल्यू रिसीव्ड इन द फंक्शन डिफिनेशन। जो भी वैल्यू हम फंक्शन डिफिनेशन में रिसीव करते हैं, हेडर में रिसीव करते हैं, उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं या फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। देखिए डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी जो पैरेंथेसिस के अंदर है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? पैरामीटर्स बोल रहे हैं। अब फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज़ एज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डिफिनेशन। जो भी फंक्शन कॉल को वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यू रिक्वायर्ड करने की जिम्मेवारी फंक्शन डिफिनेशन की होती है। इफ़ फंक्शन डिफिनेशन हैज़ 3 पैरामीटर्स, अगर फंक्शन डिफिनेशन यहाँ सपोज डेफ मल्टीप्लाई a, b, c होता, देन फंक्शन कॉल शुड ऑल्सो पास 3 वैल्यू। अगर 3 पैरामीटर यहाँ पे होते a, b, c, तो फंक्शन डिफिनेशन के पास भी फंक्शन कॉल के समय में 3 ही वैल्यू हमको पास करनी होती। इसके बेसिस पे हमको 3 कैटेगरीज मिलती हैं आर्गुमेंट पैरामीटर के बेसिस पे। दोनों जगह सेम होता है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होते हैं और कीवर्ड आर्गूमेंट्स भी होते हैं। उनको हम नेम्ड आर्गूमेंट्स कहते हैं। इन लोग को बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? देखो, दीज आर द आर्गूमेंट्स विच आर पास्ड इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर इन द फंक्शन। कोई भी आर्गूमेंट जो पास होता है वो करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में होता है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। पोजीशन का मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ से है, जो भी वैल्यूज़ हम कर रहे हैं। देखो एक हमने स्क्रीनशॉट लिया है, डेफ हमने सब्ट्रैक्ट लिया है a, b, प्रिंट a-b। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डेफ है, डेफ सब्ट्रैक्ट a, b। हमने सब्ट्रैक्ट में पास किया 200, 100, आउटपुट आया 100। अब हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट किया 100, 200, तो आंसर आ रहा -100। यही पोजिशनल आर्गूमेंट बताता है कि अगर उसकी वैल्यू, उसका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं तो आंसर भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है? दीज आर द आर्गूमेंट थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टू द फंक्शन। अगर हम कोई भी वैल्यू आर्गूमेंट थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू अगर हम फंक्शन में पास नहीं कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमने फंक्शन डिफिनेशन में पास की है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम मेन फंक्शन में उसकी कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, सपोज़ हमने 2 वेरिएबल लिए a, b लिया और a की वैल्यू तुमने पास की, a की वैल्यू तो हमने फंक्शन डिफिनेशन से पास की, लेकिन हम b की वैल्यू पास नहीं किए, तो फंक्शन कॉल के समय में फंक्शन हेडर में जो वैल्यू b की होगी वही एज इट इज़ पास होके आएगी। देखिए इस एग्जांपल से समझिए। सपोज हमने डेफ का एक सम बनाया, सम में x = 3, y = 4 लिया, z = x + y प्रिंट z किया।
सिंपल सा है कि आउटपुट 7 आ जाएगा। यहाँ हम r=7 दे रहे हैं, प्रिंट r करेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 आ भी रहा। ये आपको एक नन दिख रहा होगा, नन का मतलब यहाँ पे रिटर्न टाइप से, रिटर्न अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये नन क्यों आ रहा था। तो हम यहाँ पे 7 आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हमने फिर प्रिंट किया डेफ सम x=3, y=4, z=x+y, प्रिंट z। फिर हमने वही किया r=सम x=4 लिया। देखो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पास नहीं की, सिर्फ x की वैल्यू पास की। फंक्शन कॉल में हमने सिर्फ x की वैल्यू पास की, तो y की वैल्यू यहाँ डिफ़ॉल्ट ले लेगा, इसे ही कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। x=4 और y=4 हो जाएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू 8 प्रिंट होगी, r की वैल्यू 8 प्रिंट होगी। देखिए दिखा भी रहा 8 और नन दे रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, r=सम y=45। अब यहाँ पे y की वैल्यू पास की और x की वैल्यू पास नहीं की है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 48 आएगी। देखिए 48 और नन दे रहा। ये नन अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न, जब अभी हम स्टेटमेंट्स आगे पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा कोई भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे तो ये नन नहीं देगा। नन का मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही है, इसलिए वो नन दे रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इफ अ फंक्शन हैव मेनी आर्ग्यूमेंट्स एंड वी वांट टू यूज चेंज द सीक्वेंस ऑफ, देन वी हैव टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पढ़ा। हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में देखा भी अगर उसकी हम वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं तो उसका आंसर चेंज हो जा रहा है। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यही चीज़ अलग करता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में यही बेनिफिट है कि अगर हम उसकी पोजीशन हमको याद रखने की जरूरत नहीं, हमें उसकी वैल्यू ध्यान रखना है। सपोज अगर a=100 और b=200 फिक्स कर दे, तो हमें कहीं भी देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उसका नेम लिखना है कि a=100 है और b=200 है। तो जहाँ हम उसका नेम से यूज़ करेंगे वो कीवर्ड बन जाएगा वहाँ पे। देखिए एक एग्जांपल देखिए, डेफ विश में हमने एक फंक्शन बनाया नेम और मैसेज, प्रिंट किया हेलो नेम मैसेज, एक फंक्शन बना दिया हमने। अब हमने मेन फंक्शन में आया, हमने कहा विश नेम राम मैसेज गुड इवनिंग। अब देखिए हमने ऑर्डर नहीं देखा इसमें, ऑर्डर इसमें एज इट इज़ है जैसा हमने फंक्शन में लिखा, तो हेलो राम गुड इवनिंग। नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम बनाया, विश मैसेज गुड इवनिंग नेम राम। देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी स्टेटमेंट सेम आएगा, हेलो राम गुड इवनिंग, क्योंकि हमने कीवर्ड का यूज़ किया है। जहाँ पे नेम आना है वहाँ पे नेम कॉल होगा, जहाँ पे मैसेज आना है वहाँ पे मैसेज कॉल होगा। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एक चीज़ कीवर्ड में यूज़ करें, जैसे हमने लिखा विश नेम राम, यहाँ पे हमें दूसरा भी मैसेज में गुड इवनिंग डालना, अगर हम कॉमा लिख के छोड़ देंगे तो वो एरर दे देगा। ये ध्यान रखिएगा। इफ़ यू नीड वन आर्ग्यूमेंट विथ कीवर्ड देन अदर मस्ट ऑल्सो बी कॉल्ड विथ कीवर्ड, अदरवाइज एन एरर विल बी रेज्ड। ये इम्पॉर्टेंट है आर्गुमेंट और पैरामीटर के लिए। यहाँ तक तो आर्गुमेंट और पैरामीटर की बात आई। नेक्स्ट आता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का मतलब समझिए, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। रिटर्न का काम सिर्फ फंक्शन को एग्जिट करना। रिटर्न आप जहाँ लगा देंगे इसका मतलब इंटरप्रेटर ये समझेगा ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है और रिटर्न कर देगा वैल्यू। किसको? फंक्शन हेडर को। और वहाँ से फंक्शन हेडर उठ के कॉल आएगी, फंक्शन कॉल को वैल्यू उठ के आएगी। चलिए देखिए, डेफ माई फंक्शन रिटर्न 3+3 प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड। फिर हमने मेन फंक्शन में आया प्रिंट माई फंक्शन। आउटपुट देखिए 6 आ रहा। आप कहेंगे सर 6 क्यों आएगा? भाई आप रिटर्न 3+3 और हेलो वर्ड दोनों आ रहा, तो आउटपुट तो 6 और हेलो वर्ड दोनों आना चाहिए। यही गलती हो रही। हमने बार बार कहा रिटर्न का काम होता है वो बता देता है इंटरप्रेटर को कि यहाँ पे मेरा फंक्शन एग्जिट हो गया। अब इसके बाद जो भी उस फंक्शन में लाइन होगी उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सी दिस रिटर्न फंक्शन इज यूज्ड अबव द प्रिंट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई हेलो वर्ड इज नॉट प्रिंटिंग बिकॉज कर्सर ऑलरेडी रिटर्न टू द फंक्शन हेडर। अब यहाँ पे रिटर्न ने क्या किया, माई फंक्शन को वैल्यू दी। माई फंक्शन में वैल्यू क्या स्टोर हुई? 6 स्टोर हुई। और जैसे ही हम प्रिंट करते हैं माई फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल जहाँ हो रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। देखो इसके बेसिस पे 2 टाइप्स के फंक्शंस पाइथन में यूज़ होते हैं। फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, भाई या तो फंक्शन रिटर्न करेगा या तो फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, तो या तो नॉन वॉइड फंक्शन होगा या तो वॉइड फंक्शन होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी हमने पहला एग्जाम्पल दिया जिसमें वॉइड फंक्शन थे,
जिसमें रिटर्न टाइप लगा हुआ था, रिटर्न फंक्शन कर रहा था, रिटर्न कर रहा था फंक्शन हेडर को। अब फंक्शन हेडर का काम था कि फंक्शन कॉल को वो रिटर्न कर रहा था। नेक्स्ट आता है नॉन वॉइड फंक्शन, मतलब विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो डेफ हमने माई फंक्शन दिया, देखो प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन, माई फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हेलो फ्रॉम फंक्शन आ जाएगा। ये जो 2 टाइप्स हैं, इनके बेसिस पे हमने 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न, मतलब कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है और कोई भी रिटर्न वैल्यू भी पास नहीं हो रही है। देखिए डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, a इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, b इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ b, c इज इक्वल टू a प्लस b प्रिंट द सम इज c। देखो इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, सिंपल हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, डायरेक्ट वैल्यू एंट्री कराई है और प्रिंट करा दिया, कोई भी रिटर्न भी नहीं ले रहा है। और अगर हम ऐड में वैल्यू, ऐड का फंक्शन यहाँ मेन फंक्शन रन कराएंगे, तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो वो किससे मांगेगा भाई, ऐड फंक्शन से मांगेगा। तो इंटर द वैल्यू ऑफ a 12, इंटर द वैल्यू ऑफ b 23, द सम इज 35। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न। हम आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं लेकिन अभी भी रिटर्न हमने नहीं यूज़ किया। देखो डेफ ऐड a कॉमा बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट द सम इज सी। अब यहाँ पे जो हम ए ऊपर वाले में देखिएगा a प्लस बी जो इनपुट करा रहे थे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट a और b आर्गुमेंट पे पास कर लिया। यही बेनिफिट आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन में। नेक्स्ट आता है x इज इक्वल टू इंट। अब हमने मेन फंक्शन, क्योंकि भैया x और y की वैल्यू जो पैरामीटर हमने फंक्शन में पास की है, हमको फंक्शन कॉल के समय वैल्यू को लेना, तो अगर हमें उसमें भाई a और b यहाँ तो हमने डिफाइन कर दिया तो यहाँ तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर हम x और y यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर पास नहीं कर देंगे तो एरर दे देगा। और अगर हम कोई भी वैल्यू पैरामीटर में लिखेंगे तो हमको उसको डिफाइन भी करनी है, तो हम किस टाइप में ले रहे हैं, तो इसलिए हमने x और y इंट लिया, इंट के टाइप्स हमने इनपुट कराया, y के टाइप्स में हमने इनपुट कराया। नेक्स्ट आता है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। देखो हमने आर्गुमेंट भी पास किया, रिटर्न वैल्यू भी पास किया कि डेफ ऐड a कॉमा बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। अब सेम वही चीज़ है, यहाँ देखो ध्यान रखो, इन केस ऑफ रिटर्निंग द वैल्यू, यहाँ पे हम रिटर्न जो कर रहे हैं सी वैल्यू ऐड के समय में जो होल्ड कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू पास रिटर्न कर रहा है ऐड, और फंक्शन कॉल के समय में जो वैल्यू होल्ड करेगा वो है जेड। इस स्टेटमेंट को समझो, इन केस ऑफ रिटर्निंग द वैल्यू द कैलकुलेटेड वैल्यू इज सेंट आउटसाइड द फंक्शन। भाई यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो कहाँ से, फंक्शन आउटसाइड फंक्शन को सेंड करेगा बाय रिटर्निंग स्टेटमेंट। भाई रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन कॉल को ही तो दे रहा है। और दिस रिटर्न वैल्यू विल होल्ड द वेरिएबल बाय यूज्ड इन द कॉलिंग स्टेटमेंट। जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो होल्ड कौन करेगा, जेड होल्ड कर रहा है यहाँ पर। भाई रिटर्न सी ने किसको दिया, ऐड को दिया, ऐड के बाद होल्ड कौन करेगा, जेड होल्ड करेगा। और फिर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इंटर वैल्यू ऑफ ए 12, इंटर वैल्यू ऑफ बी 23, द सम इज 35। नेक्स्ट आता है विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू एंड सम आर्गूमेंट। देखो हमने कुछ आर्गूमेंट पास किए हैं सम। एक डेफ कैल्सी नाम का प्रोग्राम बनाया, ए कॉमा बी एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, मल इज इक्वल टू ए इंटू बी, डी आई वी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। रिटर्न किया ऐड सब मल डिव, चार वेरिएबल हमने रिटर्न किए, 4 वेरिएबल रिटर्न किए। अब हमको 2 ही वैल्यू, तुमने 2 ही पास की, वेरिएबल 4 रिटर्न कर रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमने लिया, इनपुट कराया, पी क्यू आर एस कैल्सी एक्स वाई प्रिंट करा दिया। ये सब एक साथ आ जाएगा, आपको एक एक करके एंट्री नहीं करना, नहीं एक बार आप इनपुट करेंगे सारी वैल्यू एक साथ आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि रिटर्न करते समय अगर हम ऐड मल ऐसे लिखते हैं, रिटर्न हम देखिए इसमें लिखा क्या है, ऐड सब मल डिव। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं ऐड मल सब डिव, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही पी क्यू आर एस में, वो भी उसी ऑर्डर में निकलेगी। अगर हम क्यू का आउटपुट देखेंगे तो अगर हमने रिटर्न मल्टीप्लाई किया है सेकेंड वेरिएबल, तो यहाँ पे क्यू के आउटपुट में सेकेंड वेरिएबल में मल्टीप्लाई ही आएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा। भले ही हमने सेकेंड में सब ए इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखा है, लेकिन अगर हमने रिटर्न मल्टीप्लाई किया है सेकेंड वेरिएबल, तो यहाँ पे जो भी सेकेंड वेरिएबल होगा वो मल्टीप्लाई ही आएगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स उसे बोलते हैं जो विद इन द फंक्शन है, और ग्लोबल वेरिएबल उसे बोलते हैं जो
पूरे मेन फंक्शन में रिवॉल्व कर रहा हूँ। देखो एग्जांपल समझो, जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे a कॉमा b जो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये सिर्फ लोकली टू द फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू मान्य है। अगर हम a कॉमा b को मेन फंक्शन में जो हमारा x और y वहाँ यूज़ करेंगे तो ये एरर दे देगा, इस समय फ़िलहाल एरर दे देगा क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं किया। अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते, हम यहाँ क्यों इनपुट ले रहे हैं, x और y का इनपुट हमने क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू जान ही नहीं रहा। अगर यही x और y को हम फंक्शन के पहले डिफाइन कर देते तो ये ग्लोबल हो जाता और ये एरर नहीं देता। अब हम x और y को कहीं भी यूज़ कर रहे होते। देखो ग्लोबल वेरिएबल पहले समझ लो क्या होता। इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। अगर वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, अभी हमने बताया ना, अगर हम फंक्शन के बाहर उसको डिस्क्राइब किए होते तो ये पूरा फंक्शन में वो वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे होते, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। एक एग्जांपल और देखो, x इज इक्वल टू ग्लोबल है, डेफ फू नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, प्रिंट किया x इनसाइड x, फू प्रिंट x आउटसाइड x। अब देखो x इज इक्वल टू ग्लोबल, यहाँ पे जो x ग्लोबल है ये वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल है तो यहाँ इनसाइड द फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको आउटसाइड द फंक्शन यूज़ करते हैं। यही ग्लोबल का एक मान्य का जो रीज़न है, इम्पोर्टेंस है, वो यही है कि उसको हम इनसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो x इनसाइड x तो ग्लोबल आंसर आ जाएगा, x आउटसाइड x ये भी ग्लोबल आ जाएगा। ये देख लीजिए। नेक्स्ट हम फंक्शन यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू ग्लोबल डेफ फू, x इज इक्वल टू x इंटू टू प्रिंट x, फू नाम को कॉल किया। ये x लोकल वेरिएबल होगा इसलिए वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रिंग यूज़ किया, नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो नहीं पाएगा। अगर इसी को हमको ग्लोबल बनाना है तो हमने बताया भी है, अभी हमने रूल भी दे दिया कि आपको ग्लोबल बनाने के लिए अगर किसी वेरिएबल को हमने लोकल फंक्शन में यूज़ किया लेकिन हमको उसको वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है, ध्यान से सुनिए, अगर हमने किसी लोकल फंक्शन में, किसी फंक्शन में ऐसे वेरिएबल को यूज़ किया है जिसको हमको ग्लोबल बनाना है तो हमको सिर्फ उसके सामने ग्लोबल लिखना है। ग्लोबल एक कीवर्ड है और ग्लोबल लिखते ही उस वेरिएबल के सामने वो जो वेरिएबल हो वो ग्लोबली यूज़ होगा। देखो कुछ बेसिक रूल्स हैं, इसको आप समझ लो। व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इट इज़ लोकल बाय डिफ़ॉल्ट। ये तो आपको हमने पहले बता दिया, अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वो लोकल है बाय डिफ़ॉल्ट। और व्हेन वी डिफाइन द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन इट इज़ ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट। दोनों ही केस समझिए, अगर हम वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो वो लोकल है, अगर हम फंक्शन के बाहर वेरिएबल बना रहे हैं तो वो ग्लोबल है। यहाँ दोनों ही केस बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ग्लोबल कीवर्ड। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन बना रहे हैं और अगर उसको हमको ग्लोबली बताना है तब हमको ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए, डेफ ऐड ग्लोबल सी इज इक्वल टू सी प्लस टू प्रिंट इनसाइड ऐड सी, ऐड और इन मेन दिया हमने सी। अब देखो जब भी हम रन करेंगे तो पहले तो इनसाइड ऐड है, भाई ऐड फंक्शन रन हुआ तो इनसाइड ऐड में क्या आएगा, आउटपुट 2 आएगा क्योंकि 2 वेरिएबल। अब यहाँ भी देखो हम प्रिंट इन मेन सी है, जबकि सी को हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। इस सी को जो बाहर मेन फंक्शन में लिखा हुआ हमने इसको कहीं भी ऊपर से लेकर नीचे तक डिफाइन नहीं किया, बस ऊपर सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। भाई इनपुट लेना पड़ता है ना, सी इज इक्वल टू इंट इनपुट, तब वो होता है। तो इन मेन 2 देखो यहाँ भी आउटपुट दे रहा है 2, क्योंकि दोनों जगह वो एक्सेसमेंट ले रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने ग्लोबल का यूज़ किया हुआ। नेक्स्ट आता है लोकल। लोकल की बात हमने बताई है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी और इन लोकल स्कोप इज नोन एज लोकल वेरिएबल। जो भी इनसाइड द फंक्शन बॉडी वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। डेफ फू नाम का फंक्शन था, एफ वाई इज इक्वल टू लोकल फू प्रिंट वाई। ये एरर दे रहा है क्योंकि वाई डिफाइंड नहीं है। हमने देखो मेन फंक्शन में प्रिंट वाई लिखा, फू के ठीक नीचे देखिए प्रिंट वाई लिखा हुआ। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि वाई अभी भी लोकल है, इसलिए वो एरर दे रहा है। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, हाउ टू क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। देखो डेफ फू दिया, वाई इज इक्वल टू लोकल दिया, प्रिंट वाई दिया, ये फंक्शन के अंदर है। डेफ फू वाई इज इक्वल टू लोकल प्रिंट वाई, फू को हमने कॉल किया, लोकल आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट देखो, यूजिंग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल इन द सेम कोड। अब हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को हम सेम कोड में बताते हैं। एक्स इज इक्वल टू ग्लोबल बनाया, यहाँ पे जो ग्लोबल है ये हमने ग्लोबली यूज़ किया। देखो हमने ग्लोबल का कीवर्ड भी यूज़ कर दिया। और वाई इज इक्वल टू लोकल, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू प्रिंट एक्स प्रिंट वाई।
और फू को हमने कॉल कर दिया। देखो यहाँ पे प्रिंट एक्स करेंगे तो ग्लोबल और ग्लोबल 2 बार कॉल हो रहा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होके आ रही है। और नेक्स्ट में हमने प्रिंट y किया तो लोकल आ रहा, भाई y लोकल स्टोर कर रहा है तो लोकल आ रहा। ग्लोबल को 2 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए ग्लोबल 2 बार दे रहा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल विद सेम नेम। अभी हमने ऊपर ही बताया था कि आपको वो एरर दे देगा ये, और भी यही चीज़ थी कि अगर उसको हम वेरिएबल को ग्लोबल बना देंगे तो वो एरर नहीं देगा। हमने किया x इज इक्वल टू 5, डेफ फू x इज इक्वल टू 10। देखो दोनों ही मेन फंक्शन में और लोकल फंक्शन में दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के जो वेरिएबल के नाम है वो सेम है, दोनों का वेरिएबल का नाम x है, वैल्यू चेंज है, 5 भी है 10 भी है। प्रिंट किया लोकल x को प्रिंट किया, फू को हमने किया प्रिंट लोकल x को कॉल कर दिया। और इसको अगर हम रन करते हैं, द आउटपुट अगर हम रन करते हैं तो लोकल x पहले रन होगा, भाई फू को कॉल किया तो 10 आएगा, ग्लोबल x को कॉल करेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से ग्लोबल और लोकल का वैल्यू स्कोप में कैसे यूज़ किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।